नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कस्बा में 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 5% जनसंख्या का मृत्यु किसी महामारी में हो जाता है और बचा हुआ जो संख्या है उसका 8% लोग घबराकर कस्बा को छोड़ देते हैं। 5% का मृत्यु हो चुका है और बचा हुआ जितना बच गए यानी 95% बचे हुए हैं। टोटल अगर 100% लोग थे जिसमें से 5% का मृत्यु हो गया तो कितने लोग बचे? 95% बचे। और इसी 95% का 8% घबराकर इस कस्बे को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी भी टोटल कितने बचे हुए हैं? 88,274 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में कस्बे में कुल कितने लोग थे आपको बताना है। टोटल 100% होता है, 5% लोग छोड़कर चले गए या फिर उनका मृत्यु हो गया तो 95% बचा। 95% में से भी 8% उस कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं तो अभी भी 88,274 लोग बचते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने थे आपको यही बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक फंडा अपनाते हैं। क्या हम मान लेते हैं कि शुरू में ही कस्बे का जनसंख्या x था। ठीक है, उसमें से 5% जनसंख्या का महामारी में मृत्यु हो जाता है। जब 5% का मृत्यु हो गया तो बचे कितने? बचे 95% बचे, 95% बचे। और 95% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 95/100 कर देंगे। 95 को 19 बार में और 100 को 20 बार में काट देंगे। 5 से हम 19/20 लिख सकते हैं। इसको हम यही लिख सकते हैं ना, तो 19/20 लिख लीजिए। टोटल x लोग थे, 5% का मृत्यु हो गया तो 95% बचे हैं और 95% को हम 19/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लोग बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए हैं उसमें से भी 8% घबराकर छोड़कर चले जाते हैं। जब 8% लोग छोड़कर चले गए तो बचे कितने? अब 92% बचे हैं, यानी 92% को फ्रैक्शन में करने के लिए 4 से काटेंगे तो 92 आपका 23 बार में कटेगा, 100 आपका 25 बार में कटेगा। तो इसको हम 23/25 लिख सकते हैं ना। टोटल x लोग थे, 5% उसमें से महामारी में मरे तो 95% बचे। और 95% जो बचे हुए हैं उसमें से भी 8% लोग छोड़कर चले जाते हैं। वही 8% यानी 92% अभी भी बचे हुए हैं। यही जो बचा हुआ है कितना है? अभी भी जो बचे हुए हैं 88,274 लोग अभी भी बचे हुए हैं। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। इसके लिए आपको एक नॉर्मल ट्रिक बताते हैं, यूनिट डिजिट से आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, जब हम 9 को 3 से गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? तो 9 गुना 3 लास्ट का यूनिट डिजिट आपको 7 मिलेगा। जब इस 7 को हम लास्ट का यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, इसको हम काटेंगे पूरा टर्म को तो लास्ट का जो डिजिट बचेगा वो आपका 2 मिलेगा। क्या इसमें आपको शक है? क्या नहीं है ना। इस दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट का यूनिट डिजिट आपको यहाँ से 7 मिला, यहाँ पे आपका 4 है तो इसको हम काटेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 गुना 20 कीजिएगा तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 25 गुना 20 करने में 500 मिलेगा। ठीक है, इधर 500 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर का लास्ट डिजिट 2 है, याद रखिएगा। इधर टर्म है, लास्ट डिजिट आपका 2 है। ये 500 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? तो लास्ट का यूनिट डिजिट 300 यानी 3 जीरो मिलेगा। 300 बोल रहा हूँ, 3 जीरो मिलेगा। आप ऑप्शन में देखिए 3 जीरो वाला ऑप्शन बस एक ही है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यूनिट डिजिट से करने आ रहा है ना तो आप बहुत सा टाइम बचा लोगे।
ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको काटो, 19 को 23 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको डिवाइड करो, फिर जाकर 500 को मल्टीप्लाई करो, करते रहो। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? 9 को 3 से गुना किए, 7 आ रहा था, लास्ट में यहाँ पे 4 था तो 2 बार में काटेगा। इधर कोई टर्म था, लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 बचा हुआ है। इधर से जो आपका 25 गुने 20 करने पर जो 500 मिल रहा था, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 500 गुना 2 करने पे 1000 मिलता, यानी आपका लास्ट का जो 3 टर्म मिलता वो आपका 0 मिलता। आप ऑप्शन में देख लीजिए कि लास्ट 3 टर्म किस में आ रहा है, 0, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्या है? 1156 ये रुपए है, रुपए में ध्यान रखिएगा। 1156 रुपए का 2 व्यक्तियों के बीच बांटना है, 13:21 रेशियो के अनुपात में विभाजित करना है। 1156 रुपए है आपके पास, इसको 2 व्यक्ति में आपको बांटना है। एक को 13 रेशियो में देना है, दूसरे को 21 रेशियो में देना है। तो जिसके पास अधिकतम भाग है उसको बताना है कितना अधिकतम जाएगा अधिकतम वाले के पास। तो टोटल मिला के 21 रेशियो जिसके पास होगा उसको अधिकतम मिलेगा, तो वही बताना है कि 21 रेशियो को टोटल पैसा कितना मिलेगा 1156 रुपए में से। तो आप यहाँ पे देखो 21 का मल्टीपल में जो इसमें से आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। अगर 21 का मल्टीपल आपको नहीं पता है तो पहले आप 7 का कर लो, फिर 3 का कर लो। उससे भी पहले आप 3 का मल्टीपल इसमें से खोजो कि 3 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बताता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? कि टोटल जितना सम आएगा ना वो आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का 3 से डिवाइड हो जाता है क्या? 3 का डिविजिबल है या फिर 3 का मल्टीपल है? नहीं है ना, 14 आपका 3 का पहाड़ा में नहीं आता है टोटल मिला के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 7, 4, 11 और 8 19, इसका सम आ रहा है 19। क्या 19 आपका 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों खत्म। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 7, 1, 8 और 4 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आइए, 7, 8, 15 और 2 17, 3 के पहाड़े में 17 आता है क्या? नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 714 7 से भी डिविजिबल होगा, करके देख लीजिए। 7, 70, 10 बार में कटेगा, अभी भी 1 बचा हुआ है, 14 यहाँ पे है, यानी 102 बार में कट जाएगा। तो टोटल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे? बस आपके लिए नॉर्मल मेथड यही है कि टोटल मिला के 21 प्लस 13 कितना आएगा? 34 रेशियो टोटल था, 34 रेशियो का वैल्यू 1156 दिया हुआ है। तो आपको सबसे बड़ा वाला अधिकतम भाग निकालना है, तो 21 रेशियो बराबर क्या होगा आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो 1156 बटे 34 कीजिए और गुना 21 कर दीजिए, आपको बड़ा वाला भाग मिल जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट करते रहिए आप। ठीक है, अगर इतना नहीं करना है, इससे आपको बचना है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 21 का मल्टीपल इसमें हम देख लेंगे कि 21 का मल्टीपल कौन सा है, बस वही मेरा आंसर है। 21 का मल्टीपल देखने के लिए आपका 7 का पता होना चाहिए और 3 का पता होना चाहिए। 3 वाला सिंपल है, बस जितना दिया हुआ है ऑप्शन उसको जोड़ लीजिए और देख लीजिए वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 14 आपका 3 का मल्टीपल नहीं था, तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, इसका समेशन 19 आ रहा था, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आ रहा था 7, 1, 8, 4, 12, 3 का मल्टीपल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है आपको पहले सबसे पहले आना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन में ही पूरा टाइम गवा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि 25, 35 और एक और टर्म है जो कि पी दिया हुआ है क्रमिक अनुपात में है, यानी सक्सेसिव रेशियो में है,
तो P का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? जब भी 3 टर्म देना, मान लीजिए A, B और C 3 टर्म दे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा? B² बराबर AC, पहला फॉर्मूला। जब 3 टर्म दे, ये आपका पहला कंडीशन है। जब आपको 2 टर्म दे, A दे और B दे, तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, √AB। ठीक है। जब आपके पास 4 टर्म हो, कौन कौन सा? A, B, C और D 4 टर्म हो, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, A/B बराबर C/D। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल मिलेगा, क्या मिलेगा? AD बराबर BC। ये आपको मिल जाएगा जब 4 टर्म रहेगा। इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है। जब 3 टर्म देगा तो B² बराबर AC होगा, जब 2 टर्म देगा तो √AB होगा, और जब 4 टर्म देगा तो AD बराबर BC। इसको आप कर सकते हैं। अब इस सवाल पे आइए। यहाँ पे आपको 3 टर्म दिया है, 25, 35 और P। तो आपको P का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 3 टर्म यही है। यानी अगर A है, A आपका B है, A आपका C है, B² यानी 35 का स्क्वायर कीजिए, 35 गुना 35 कीजिए, और इसको बराबर कर दीजिए A यानी 25 और C यानी P। यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा। 5 से 25 5 बार में कटेगा, और 5 से 35 7 बार में कटेगा। ये 5 से 35 7 बार में कटेगा, टोटल मिला के 7 7 49। तो P का वैल्यू यहाँ से आपको 49 मिल चुका है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है? फार्मूला 1, 2 और 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से 2 कोनों में से प्रत्येक का मान नहीं है, ये समान है, सेम है। 2 कोनों में से समान है, 65 डिग्री 2 कोण है एक चतुर्भुज में से, और जो बच गए उसके दूसरे कोण भी बराबर है। मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज है, तो ये आपका डिग्री 65 डिग्री एंगल है, ये भी आपका 65 डिग्री एंगल है, और जो दूसरे कोण भी है वो भी आपका समान है। तो हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री है, तो ये भी आपका x डिग्री होगा। तो इसमें से बताना है कि जो दूसरे कोण है उसका मान ज्ञात करना है। तो आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है। बस चारों कोण आपको मालूम है, जोड़ दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। नहीं भी कर सकते हैं तो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में, एक चतुर्भुज में आमने सामने का जो एंगल है ना, उसका समेशन 180 डिग्री का होता है। ठीक है। ये थ्योरम है। अगर थ्योरम नहीं भी मालूम है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? 65 + 65 और प्लस 2x, 2x + 65 + 65, इसको बराबर कर दीजिए 360 से। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। 65 + 65 कितना हो जाएगा? 130। 130 जगह जब माइनस होगा 360 से, तो 230 बचेगा, बराबर 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला आपको? 115 मिला। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ भी 115 होगा और यहाँ भी 115 होगा। अभी आपको हम बताए थे कि आमने सामने का आमने सामने का कोण कितना होता है? उसका समेशन, उसका जोड़ 180 डिग्री का होता है। आप यहाँ पर भी देख लो, ये आपका 115 डिग्री का आया है, ये वाला एंगल, सामने वाला 65 डिग्री का है। दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिल गया ना 180 डिग्री। इधर भी देख लीजिए, ये आपका 115 है, ये आपका 65 है, दोनों को जोड़िएगा फिर से आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखिएगा। इसमें है एक ट्रेन है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया हुआ है। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से, मान लीजिए ये आपका स्टेशन ए है, ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है,
जो आपका फर्स्ट ट्रेन है उसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और इसी स्टेशन से कोई दूसरा ट्रेन इसी डायरेक्शन में, मतलब ए से बी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दूसरा ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है और आपको यही दिया हुआ है कि 2 घंटे के बाद दूसरा ट्रेन खुलती है। ये जो आपका दूसरा ट्रेन है ना, ये आपका 2 घंटा के बाद खुलती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, उसके 2 घंटा बाद खुलने के बाद भी जो आपका दूसरा ट्रेन है ना, पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरा ट्रेन है ना, इसका स्पीड पहले वाले इस ट्रेन का स्पीड से ज़्यादा होगा। तभी ना पकड़ रहा है जी। अगर कम होगा तो पहले वाले ट्रेन को कैसे पकड़ लेगा? ठीक है, आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन नंबर डी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो खत्म। सेकेंड जो ट्रेन है उसका स्पीड या तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है या फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन कहीं बनाए होंगे, आपको याद आ रहा होगा। कौन सा? चोर और पुलिस वाला केस में पहला ट्रेन को आप चोर मान लीजिए, सेकेंड ट्रेन को आप पुलिस मान लीजिए, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो सेकेंड ट्रेन है वो आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बताओ, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक 40 से और एक x से जा रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल क्या होगा? दोनों का स्पीड एक डायरेक्शन में घटेगा या फिर दोनों का स्पीड एक डायरेक्शन में जुटेगा। जब 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी ना, तो उनों का स्पीड घट जाता है, सापेक्षिक चाल घटता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा था? x आपका बड़ा है, यानी इसका रिलेटिव स्पीड x - 40 होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड से x - 40 से 4 घंटे में जितना ट्रेन दूरी ट्रेवल करती है, सेम उतना ही दूरी आपका पहला ट्रेन यानी 40 के स्पीड से 2 घंटे में ट्रेवल की होगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको हम बताएंगे। इसको पहले इसका आंसर देख लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट उसका बताते हैं। यहाँ से 4 40 को 10 बार में काट देगा, यहाँ पे 20 बचा हुआ है, यहाँ पे 40 है, ये 40 इधर आएगा तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको हम चोर और पुलिस वाला पे सेम क्वेश्चन समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, एक चोर था, चोर का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चोरी करके भागता है इस डायरेक्शन में। 2 घंटे के बाद, 2 घंटा बाद पुलिस को मालूम चलता है, ठीक है, और पुलिस x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस चोर का पीछा करती है, इसका मतलब है जो पुलिस का स्पीड है चोर का स्पीड से ज़्यादा ही होगा, तभी तो पुलिस जाकर चोर को पकड़ेगी ना, ठीक है। तो आप बताओ कि जो पुलिस है और जो चोर है, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x - 40 इसका होगा रिलेटिव स्पीड। जितना रिलेटिव स्पीड से पुलिस 4 घंटे में ट्रेवल करेगी, उतना ही दूरी आपका चोर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे में ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख लो, 2 घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है, यानी 2 घंटे तक चोर भाग चुका होगा, तभी तो पुलिस को मालूम चला होगा ना। अब पुलिस को अब मालूम चला होगा, पुलिस अपने x स्पीड से ट्रेवल किया होगा, उसका पीछा किया होगा, लेकिन जो रिलेटिव स्पीड होगा
चोर 40 से भाग रहा होगा और पुलिस x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रही होगी, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो उसका रिलेटिव स्पीड x माइनस 40 होगा। x माइनस 40 के स्पीड से जितना 4 घंटे में पुलिस ट्रेवल करेगी उतना ही सेम दूरी चोर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे में भागा होगा। बस दोनों को बराबर कर लीजिए। ए आपका 4 से 40 10 बार में कटेगा, सेम वही होगा, x बराबर 60 यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। एक कॉलेज में 3 समूह हैं, ठीक है, जिसमें से तीनों समूह में 20 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट और 60 स्टूडेंट हैं। समूह द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक, यानी 20 स्टूडेंट के द्वारा 50% अंक प्राप्त किए गए हैं, वो भी औसत का है। 40 स्टूडेंट के द्वारा 60% अंक प्राप्त किए गए हैं और 60 स्टूडेंट के द्वारा 70% अंक प्राप्त किए गए हैं। तो कॉलेज में जितना भी स्टूडेंट थे ना, उनका औसत अंक निकालना है। समझ गए क्वेश्चन ना, सभी का औसत अंक निकालना है। 20 का औसत अंक 50% है, 40 का 60% है और 60 का 70% है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल का औसत बताना है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 20 से इसको हम काट दें तो ए आपका 1 बार में कटेगा, ए आपका 2 बार में कटेगा, ए आपका 3 बार में कटेगा। यानी आपका स्टूडेंट को हम मान लेते हैं, ए आपका स्टूडेंट है, फिर से लिख लेते हैं, ए आपका स्टूडेंट है, ठीक है। 1, 2 और 3, जो एक स्टूडेंट है यानी 20 है, उसका औसत क्या दिया हुआ है, एवरेज। उसका एवरेज आपको दिया है 50%। जो आपका 40 है यानी 2 का 60% दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और जो 60 है यानी 3 का 70% दिया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट 3 और 3 6 हो जाएंगे। टोटल 6 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा आपको निकालना है, यही तो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो 6 स्टूडेंट थे उनका एवरेज 70 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल हम मान लेते हैं कि 70 ही है। अब बताओ कि 70 में से 50 कितना कम है, तो आप बोलोगे -20 कम है। अगर -20 औसत है ना जी, ये आपका एवरेज है, -20, इसमें से एक स्टूडेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका -20 अंक या फिर -20 का प्रतिशत कम होगा। अब आइए 70 से 60 कितना कम है, -10 कम है। इसमें 2 स्टूडेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मिला के ए भी आपका -20 कम है। 70 से 70 0 होगा, टोटल मिला के ए भी 0 हो जाएगा। टोटल कितना कमी आ रहा है, -20 यानी -40 का कमी आ रहा है। टोटल पहले 70 था, उसमें से -40 का कमी आ रहा है, लेकिन -40 आपका जब कमी आएगा तो टोटल 6 जितना स्टूडेंट है, जितना टोटल स्टूडेंट है उसमें बटेगा, तो 40/6 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो 20/3 आएगा। जब 20/3 को फिर से काटिएगा तो आपका 6.66 आएगा। तो 70 में से 6.66 घटाइएगा तो 63.33% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, लगभग एवरेज में 63% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा प्रोसेस की कैसे करना है। आपको हम पहले भी बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को और भी हम ले लेंगे आने वाले क्लासेस में। चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक हम रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।